हेलो दोस्तों, वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले 77th इंडिपेंडेंट डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों, आज इस इंडिपेंडेंट डे पर हम एक ख़ास सेशन लेकर आए हैं, एक क्लास और पॉक्सो खल्लास। तो इस वीडियो पर आपको बगैर स्किप किए हुए कंप्लीट ये क्लास देखनी है। इस वीडियो के थ्रू आप लोग कंप्लीट पॉक्सो एक्ट की नॉलेज ले पाएंगे। तो बगैर देरी किए हुए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट EMRS हॉस्टल वार्डन के रिगार्डिंग हम आप तक पहुंचाएं वो आपको तुरंत मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का सेशन है हमारा पॉक्सो एक्ट के रिगार्डिंग, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। हमने एक पहले भी क्लास लगाई थी, एक दो हमने इसके सेशन रखे थे, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज एक गो थ्रू कंप्लीट इसका जो आपका पॉक्सो एक्ट है उसका ये सेशन रहने वाला है। तो अभी देखिए, इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं और टोटल 46 इसके अंदर सेक्शन हैं। अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें तो जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर सिर्फ 2 सेक्शन हैं। सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन 3 से 12। इसके अंदर हमारा एक फार्मूला है 2:2:2:2:2। टोटल इसके अंदर 10 सेक्शन है, जिसमें 2-2-2-2 करके कैटेगरी हमने 5 कैटेगरी इसकी डिवाइड की हैं। जिसमें ओड जो नंबर है उसमें तो ऑफेंसेस का जिक्र किया गया है, और जो इवन नंबर है उसमें उसकी पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। थर्ड जो चैप्टर है कि बच्चे का उपयोग करना पोर्नोग्राफिक अश्लील वीडियो के लिए, अश्लील चीज़ों के लिए बच्चे का उपयोग किया जाना, सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 15। फोर्थ चैप्टर के अंदर आता है कि अगर किसी को उकसाया जाता है कोई ऑफेंस करने के लिए बच्चे के विरुद्ध में, या उसको करने का प्रयास किया जाता है, तो वो कैटेगरी आती है 16 से लेकर 18 के अंडर में। फिफ्थ चैप्टर आता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अब ये ऑफेंस जो हुए हैं, ऑफेंस हुए 2, 3 एंड 4, 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपराधों की श्रेणी को बताते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर जो भी ऑफेंसेस कमिट हुए हैं उनकी रिपोर्ट कैसे करनी है उसको दर्शाया गया है चैप्टर नंबर 5 में, जो कि है सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 23 के अंदर आते हैं। सिक्स्थ है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे की जो स्टेटमेंट है, बयान है, वो किस तरीके से दर्ज करने हैं, उसकी कंप्लीट प्रक्रिया का जिक्र किया गया है सेक्शन 24 से सेक्शन 27 के अंदर। फिर एक स्पेशल कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट के अंदर बच्चों की प्रोसीडिंग नहीं करवाई जाएगी, उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाता है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। एक स्पेशल कोर्ट जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के से रिलेटेड जो अपराध होते हैं उनको वो सुनवाई करती है। तो ये स्पेशल कोर्ट आती है 28 से 32। फिर आती है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में प्रक्रिया बताई गई है और कुछ सख्तियों का जिक्र किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स के पास होती है, और किस तरीके से वो गवाहों के बयान दर्ज करते हैं उसको बताया गया है सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 38 के बीच में। और 9 एक आता है मिसलेनियस पार्ट है, जो है सेक्शन नंबर 39 से लेकर सेक्शन नंबर 46 तक। तो ये एक है इसका कंप्लीट इंडेक्स, जो हम इस कंप्लीट क्लास के अंदर एनालाइज करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है ये है प्रिलिमिनरी चैप्टर। जैसा कि अभी हमने बताया था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल की अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम क्या है, इसका नाम है पॉक्सो 2012। एक्सटेंट
इसकी हदें कहाँ तक है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, ये फैला हुआ है एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। 2019 से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, बट जैसे ही वहाँ पर 370 की धारा को हटाया गया है, 370 की धारा हटने के बाद 2019 के बाद में ये पूरे भारत के अंदर लागू हो चुका है। अब ये किस डेट को कमेंस होगा ये बताया गया, जिस दिन को सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर देगी उस दिन को ये लागू हो जाएगा। अब अगर इसके सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं, यहाँ दी गई हैं डेफिनेशंस जो है टोटल 14 डेफिनेशन इसके अंदर आती हैं, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों के विरुद्ध, बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को बताया गया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर टोटल 3 सेक्शन से लेकर 12 सेक्शन तक इसके अंदर काउंट होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसको हमने दो कैटेगरी के अंदर, देखिए बर्ड व्यू देखिए, इस डायग्राम के थ्रू आप इसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको लर्न करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है कंप्लीट आपके पोक्सो एक्ट का सार जो है वो इस चैप्टर के अंदर है। इस चैप्टर से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। पोक्सो एक्ट में जो भी आपसे पूछा जाता है या तो सेक्शन नंबर 2 है जो डेफिनेशन का पार्ट रहता है, और 80% क्वेश्चंस आपके आते हैं इस चैप्टर नंबर 2 से। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम, इसको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। वो 5 कैटेगरी हैं A, B, C, D एंड E। अब हर एक कैटेगरी में हमें 2 सेक्शंस को देना है। सेक्शन नंबर 3 और 4 आया कैटेगरी नंबर A में, 5 और 6 आया कैटेगरी नंबर B में, 7 और 8 आता है C में, 9 और 10 आएगा D के अंदर, 11 और 12 आएगा E के अंदर। अब अगर इसकी देखिए, अब आपको याद कैसे रखना है, ये सेक्शन नंबर 3 जो है ये है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, प्रवेशन आपराधिक हमला। हिंदी में हम इसको बोलेंगे प्रवेशन आपराधिक हमला। अब इसके अंदर रेप जो है, इंडियन पेनल कोड में रेप की डेफिनेशन दी गई है 375 के अंदर, जिसको अभी नए जो कानून लागू हुए हैं, जो अभी अमेंडमेंट बिल पास होने वाला है, उसके अंदर उसको चेंज किया गया उस धारा को। तो अभी तक आपको याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ 375। उसमें जो अपराध होते हैं वो किसी महिला के साथ होते हैं, और यहाँ पर वही सेम अपराध किए जाते हैं बालकों के विरुद्ध। तो वो जो अपराध है उसको रखा गया है सेक्शन नंबर 3 के अंदर, सेक्शन नंबर 3 के अंदर। और इसकी जो पनिशमेंट का जो है प्रावधान है वो है सेक्शन नंबर 4 में। अगर मान लीजिए कोई वयस्क इसको करता है तो उसको जो सज़ा दी जाती है मीन्स 16 साल से ऊपर के साथ किया जाता है तो 10 से LI और फाइन, मीन्स कि 16 से 18 साल के बच्चे के साथ अगर किया जाता है तो 10 साल और से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन तक का यहाँ पर प्रावधान है। अगर वही बच्ची 16 साल से कम उम्र की है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है 20 साल से लेकर आजीवन कारावास जमा में फाइन, जुर्माना सहित उसको पे करना पड़ेगा। अब अगर बात करें
सेक्शन नंबर 5 के अंदर, तो सेक्शन नंबर 5 में बात की है एग्रीवेटेड फॉर्म बताई गई है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल की, जो कि सेक्शन नंबर 3 का ही एक भयानक रूप है। और ये कमिट किया जाता है उस अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पर अथॉरिटी की कैटेगरी दी गई है अराउंड 21, जिसमें ऐसी अथॉरिटीज़ दी गई हैं जिनके द्वारा, जिनका काम होता है उनको प्रोटेक्ट करने का, उनकी केयर करने का, बच्चों की केयर करने का। अगर वही इस अपराध को कारित करते हैं तो उनके लिए जो अपराध की श्रेणी दी गई है वो दी गई है सेक्शन नंबर 5 के अंदर। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल के अंदर है, कोई जेल का कोई ऑफिसर है, कोई पुलिस स्टेशन का कोई ऑफिसर है, या स्कूल के अंदर जैसे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ का कोई टीचर है, या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, अगर वो बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट की कोई ऐसी घटना कारित करता है तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है सेक्शन नंबर 6 के अंदर, जिसमें सज़ा दी गई है अपराधी के लिए 20 साल से लेकर आजीवन कारावास जमा में फाइन। तो ये थी बी कैटेगरी। अब अगर इसी तरीके से हम आगे एनालाइज करें, सेक्शन नंबर 7 के अंदर बताया गया है सेक्सुअल असोल्ट। सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है? आप लैंगिक हमला, सेक्सुअल असोल्ट लैंगिक हमला की कुछ कैटेगरीज दी गई हैं जो 7 के अंदर हैं, कि किसी को छूना है, किसी बच्चे को छुआ है, गलत तरीके से कुछ ऐसा एक्ट किया गया है कि वो सेक्सुअल कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो 7 के अंदर दिया गया। और इसमें पनिशमेंट दी गई है सेक्शन नंबर 8 में, जिसको 3 से लेकर 5 साल की श्रेणी के अंदर रखा गया है। जमा में उसको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। देखिए, जुर्माना हर कैटेगरी में है। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि आप वहाँ सज़ा दी गई और वहाँ पर आएगा या जुर्माना और जुर्माना। अगर और आता है, और मतलब उसके साथ में है, जुर्माने सहित है, तो हर ऑफेंस में यहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये थी सी कैटेगरी। ऐसे ही अगर डी कैटेगरी का हम जिक्र करें तो डी कैटेगरी के अंदर आती है यही जो सेक्सुअल, जो लैंगिक हमला है 7 के अंदर, इसी का एक भयावह रूप है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट सेक्शन नंबर 9 के अंदर, जो अभी जिक्र किया था हमने सेक्शन 5 में, कि यहाँ पर कैटेगरी दी गई है कि कुछ ऐसी अथॉरिटी जिनका काम होता है बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बच्चों की केयर करना, अगर वही अथॉरिटी उनके साथ में लैंगिक इस तरह के अपराध हमले करते हैं तो उनको रखा गया है सेक्शन नंबर 9 के अंदर। अगर अथॉरिटी नहीं है, कोई वैसे व्यक्ति है, तो उसको सेक्शन 7 में रखेंगे, और अथॉरिटी है तो सेक्शन नंबर 9 में। और यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी गई है जो हम करेंगे रेगुलर क्लास के अंदर, आपको बताया जाएगा। अब है सेक्शन नंबर 10। अभी ये देखिए, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपरा ऊपरी आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही यहाँ पर बनते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन नंबर 10 की बात करें तो सेक्शन नंबर 10 में पनिशमेंट इसी से रिलेटेड दी गई है, जिसमें सज़ा का प्रावधान है 5 से लेकर 7 साल, जमा में जुर्माना इसका रहता है। तो 5 से 7 साल की सज़ा जुर्माने सहित इसमें रहेगी। अब अगर बात करें सेक्शन नंबर 11 की, तो सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वो रखी गई है सेक्शन नंबर 11 के अंदर। सेक्सुअल हरेसमेंट कि कोई किसी का पीछा करता है, किसी की मेल आईडी चेक करता है, मेल आईडी पर फॉलो करता है, या फ़ोन के थ्रू फॉलो करता है किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल हरेसमेंट। और इसकी जो कैटेगरी, इसकी जो अपराध की जो श्रेणी को जो सज़ा दी गई है वो रखा गया है इसको 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान इसके अंदर है, और जमा में इसमें फाइन रहता है। तो ये टोटल अपराध है जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिए गए हैं। आपको ये याद रखने हैं, 3 से लेकर 12 की कैटेगरी बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को दर्शाती है। 2 चैप्टर और इम्पोर्टेंट है जिसमें भी अपराधों की श्रेणी दी गई है, और जिसको आपको एनालाइज करना चाहिए। आपसे ये मान के चलिए, अगर इससे पोक्सो से आपके 10 क्वेश्चंस बनने हैं तो 10 क्वेश्चंस में से अगर अकेले पोक्सो सब्जेक्ट से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं तो 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट ये अपराध की श्रेणी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3 के अंदर
3 का जो नाम है वो है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पुनिशमेंट देयरफॉर, कि बच्चे का उपयोग किया जाना किसके लिए, किसी भी अश्लील पर्पस के लिए, कोई वीडियो बनानी है या कोई ऐसा अश्लील कार्य है जिसके लिए उस बच्चे को दर्शाया गया है, उसका किसी भी एंगल से उपयोग किया गया है, तो उसको रखा गया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। मतलब उसमें बच्चे के साथ में कोई हरकत नहीं हुई है, बच्चे के साथ में कोई अपराध नहीं हुआ है, बट उस बच्चे का उपयोग किया गया है वहाँ पर अश्लील हरकत के लिए, तो उसको चैप्टर नंबर 3 की कैटेगरी में रखा गया है। तो सेक्शन नंबर 3 की यूज जो है बच्चे का वो कहाँ होता है, सेक्शन नंबर 3 के अंदर होता है। ये आपको याद रखना है कि बच्चे का यूज होगा 13 के अंदर। इसमें कुल मिलाकर 3 सेक्शन हैं, 13, 14 और 15। तो 13 के अंदर तो बच्चे का उपयोग किया गया है। अगर बात करें 14 और 15 की, तो उसके लिए हमने श्रेणी रखी है सज़ा की। सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं 14 और 15 के अंदर। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी क्यों बनाई गई है, तो ये आपको पहचाननी है एग्ज़ाम के अंदर, कि अगर पुनिशमेंट की बात करता है कि बच्चे को यूज किया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए, जो कि अभी 13 का जो अपराध बताया है, तो 13 के अपराध के लिए सज़ा दी गई है सेक्शन नंबर 14 के अंदर। ये आपको याद रखनी है। पर अगर किसी बच्चे का कोई वीडियो स्टोरेज है, मटेरियल है जिसमें बच्चे को दर्शाया गया है, तो उसके लिए सज़ा दी गई है सेक्शन नंबर 15 के अंदर, कि अगर कोई मोबाइल में डाटा है, कोई लैपटॉप के अंदर डाटा है जिसमें बच्चे को दर्शाया गया है और वो उसने स्टोरेज करके रखा हुआ है, भले ही उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, बट उसके सिस्टम के अंदर अगर ऐसी कोई वीडियो मिलती है जिसमें बच्चे का यूज है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है सेक्शन नंबर 15 के अंदर। और अगर सिर्फ बच्चे का यूज किया गया है किसी प्रकार से, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है सेक्शन नंबर 14 के अंदर। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान में रखनी है, और ऐसे ही अलग अलग से डिफ़र करते हुए आपको सेक्शन को याद रखना है, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, अबैटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। देखिए, अबैट उकसाया जाना और अटेम्प्ट प्रयास करना किसी भी अपराध को करने के लिए। अभी जो थर्ड जो चैप्टर था उसके अंदर 3 सेक्शन थे, तो ऐसे ही 3 सेक्शन का उपयोग किया गया है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि 2 के अंदर 10 अपराध की श्रेणी है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर 3 के अंदर 3 अपराध की श्रेणी है, और 4 के अंदर भी 3 अपराधों की श्रेणी आती है। तो अगर इसी की बात करें, सेक्शन नंबर 16, 17 और 18, तो सेक्शन नंबर 16 जो है ये बात करता है उकसाने की, अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अपराध को उकसाने के लिए जो अपराध है उसको बताया गया है सेक्शन नंबर 16 के अंदर। यहाँ पर आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। क्या रखने हैं? 3 वर्ड याद रखने हैं। एक तो याद रखना है आपको इंस्टिगेट, एक तो याद रखना है इंस्टिगेट, एक याद रखना है आपको एंगेज, और एक याद रखना है आपको एड। अगर ये तीनों वर्ड में से एक भी वर्ड का अगर कहीं उपयोग होता है तो वो मान के चलिए कि वो है अबैटमेंट की श्रेणी। इंस्टिगेट मतलब कि उसको उकसाया गया है, इंस्टिगेट है उकसाया जाना। एंगेज मतलब उसको इस तरीके से किसी कार्य के अंदर उसको एंगेज किया गया, उसको डाला गया है, वो भी इसके अंदर आ गया। एड मतलब किसी की सहायता की गई है किसी कार्य को करने के लिए, आपराधिक कार्य को करने के लिए उसका साथ दिया गया है, तो उसको भी इसी के अंदर रखा जाता है। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म से भी आप याद रख सकते हैं, आई ई ए, ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हैं। आई से इंस्टिगेट, ई से एंगेज और ए से एडिंग। अब इसके जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पनिशमेंट की थी, वैसे ही पनिशमेंट इसमें भी दे रखी है। 17 और 18 पार्ट आता पनिशमेंट का। अब जो
17 नंबर जो सेक्शन है ये बात करता है, जो इसमें अबेटमेंट की है, उकसाया जाना है, उसकी सज़ा आती है सेक्शन नंबर 17 के अंदर। और अगर वो प्रयास करता है उसको करने का, अपराध को करने का, तो उसकी सज़ा आती है सेक्शन नंबर 18 के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2, 3 और 4 चैप्टर आपको इस तरीके से लर्न करने हैं। एक बार इसको आप लर्न करेंगे, देखिए सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, एक बार आपने चीज़ों को गो थ्रू किया, उसके बाद में आप लोग उसको एक बार मेडिटेट कीजिए दिन में। एक बार मेडिटेट करने के बाद अगले दिन फिर से एक बार उसको मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, उसको याद ये देखने की कोशिश कीजिए कि वो किस किस तरीके से, किस किस एंगल से आपको दे रखा था। और ऐसे ही आपको लगभग 1 वीक तक आपको रिवाइज करना है। और आप ये देखेंगे कि जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो बिल्कुल आपके माइंड के अंदर एज इट इज़ आ चुकी हैं। अब आपको किताब उठाने की या किसी नोट्स को उठाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो बात करता है प्रोसीजर की, बात करता है केसेस की रिपोर्ट की। तो अब देखिए इसके अंदर आता है सेक्शन नंबर 19। ये एक बार आपको अच्छे से एनालाइज करना है। ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए अगर कोई भी ऑफेंस हो जाता है, ऑफेंस कहाँ हुआ है? ऑफेंस हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, 3 के अंदर और 4 के अंदर। अगर कोई भी ऑफेंस इस तरीके का हो जाता है तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन, जिस किसी को भी उस ऑफेंस के बारे में पता चलता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। किसको इन्फॉर्मेशन देनी है? इसमें ये 2 ऐसी अथॉरिटी हैं जिसको वो इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं। एक तो स्पेशल जुवेनिल पुलिस यूनिट होती है, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए से संबंधित जो अपराध होते हैं उन्हीं को देखती है। अब वो वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। या दूसरा, जो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो जो आपकी लोकल पुलिस होती है वहाँ पर भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये 2 ऐसी अथॉरिटी है जहाँ पर किसी भी ऑफेंस के कारित होने की आप सूचना दे सकते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है कि अब सूचना उन्होंने दे दी, तो ये जो सूचना जाएगी इसको हर एक रिपोर्ट क्या है उसका एक एंट्री नंबर होगा। वो एंट्री नंबर आपको लेना है वहाँ से, और वो जो रिपोर्ट है वो किसके अंदर होनी चाहिए? राइटिंग के अंदर। रिपोर्ट क्या होगी? राइटिंग के अंदर होगी। और वो जो रिपोर्ट लिखेगा, जो भी ऑफिसर वहाँ पर रिपोर्ट लिखता है, वो क्या करेगा? वो जो कंप्लेनेंट होगा, जो शिकायत करता है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, उसको वो पढ़कर सुनाएगा, रीड ओवर करके दिखाएगा। और एंटर्ड इन ए बुक कैप्ट बाय पुलिस यूनिट, और जो पुलिस यूनिट के पास में एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर एक बुक होती है, उसके अंदर उसको क्या करेगा? एंटर कर देगा। अब ये जो राइटिंग है ये क्या होगी? एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज नहीं है और किसी ऐसी भाषा के अंदर है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, अगर उसकी समझ से वो परे है, जब उसको बोलकर बताता है तो वो उसको या तो ट्रांसलेट करेगा। अगर वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता है तो किसी ऐसे ट्रांसलेटर जो इंटरप्रेट कर सकता है, उसको इंटरप्रेटर की सहायता ली जाएगी कि वो उसको आसानी से उस चीज़ों को अच्छे से समझा सके। तो ये सेक्शन नंबर 19 आपको याद रखना है कि क्या तरीका रहता है और किस अथॉरिटी के पास में आप शिकायत को कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 20 में बात की गई है ओब्लिगेशन किसका? मीडिया का, स्टूडियो का, फोटोग्राफिक फैसिलिटी टू रिपोर्ट केसेस। तो इसमें ओब्लिगेशंस रहते हैं कि मीडिया के किसी भी या अलग अलग कई ऐसे कैटेगरी दी गई है जिनकी दायित्व बनता है ऐसे केसेस को बताने का और मीडिया का, स्टूडियो का, फोटोग्राफिक फैसिलिटी देने का, ताकि उनको केसेस को रिपोर्ट कर सके। तो देखिए ऐसी अथॉरिटी का नाम कौन कौन हो सकता है वो? तो ऐसी अथॉरिटी हो सकती है मीडिया। अगर मान लीजिए मीडिया की नॉलेज में कोई ऐसा अपराध आता है तो वो इसकी रिपोर्ट करे, जो अभी हमने पीछे सेक्शन नंबर 19 में किया था। किसके पास करेगा वो? स्पेशल जुवेनिल पुलिस यूनिट के पास में या पुलिस, लोकल पुलिस के पास में। होटल इंडस्ट्री, किसी होटल के अंदर ऐसा अपराध होता है, होटल वालों की नॉलेज में है कि किसी बच्चे को यूज किया गया है या बच्चे के साथ में कोई ऐसा अपराध हुआ है, तो वो उसका
क्या है वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई लॉज है जो शरणार्थी जहाँ शरण लेते हैं, जहाँ कोई धर्मशाला है, कोई जहाँ कमरे होते हैं, कोई जाकर ठहरता है, ठहरने की जो व्यवस्था होती है उसको लॉज बोला जाता है। हॉस्पिटल्स हैं, क्लब है, स्टूडियो है, फोटोग्राफी फैसिलिटी है। तो ये जितने किसी भी नाम से हों, अगर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है या कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसकी नॉलेज में कोई भी बात आती है तो वो क्या है, वो उसको ओब्लाइज है वो उसको रिपोर्ट को करने के लिए। अब ऐसे ही इसके अंदर नेक्स्ट आता है पनिशमेंट, और पनिशमेंट में यहाँ पर दिए गए हैं 2 सेक्शन, सेक्शन नंबर 21 एंड 22। अब 21 जो है, 21 कहता है क्या कि पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई ऐसी अथॉरिटी जो अभी हमने 19 में डिस्कस किया है, अगर वो फेल होती है रिपोर्ट को करने में और केस को रिकॉर्ड करने में। इसमें दोनों के लिए सज़ा है, सेक्शन नंबर 19 वालों के लिए भी सज़ा है और सेक्शन नंबर 20 वालों के लिए भी सज़ा है। 20 वालों के लिए सज़ा है अगर वो फेल होते हैं रिपोर्ट को करने में। कोई भी ऐसा होटल वाला है, लॉज वाला है, या कोई पेट्रोल पंप है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी मान के चलिए, अगर वो रिपोर्ट नहीं करती है तो वो आएगी इस श्रेणी के अंदर आएगी, यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगी। और अगर 19 में है जिसका काम है केस को रिकॉर्ड करने का, जो अभी मैंने बताया था जिसमें आती है स्पेशल जुवेनिल पुलिस यूनिट आती है या लोकली पुलिस आती है, अगर वो फेल हो जाती है केस को रिकॉर्ड करने के लिए तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आएगी। यहाँ सज़ा का प्रावधान दिया गया है, 6 महीने की सज़ा है ये जो दे रखा है, या फिर सिंगल उसको फाइन लगाया जाएगा, या तो 6 महीने की सज़ा यहाँ लगाइए और, या फिर फाइन होगा, या फिर और ये दोनों भी हो सकते हैं। मीन्स 6 मंथ की सज़ा प्लस में फाइन भी हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही सेक्शन नंबर 22 है। अब मान लीजिए उन्होंने रिपोर्ट तो की है बट वो रिपोर्ट क्या है, फॉल्स है। जो कंप्लेंट है वो फॉल्स कंप्लेंट है, इन्फॉर्मेशन जो दी है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, झूठी रिपोर्ट दी है जिसका वास्तविकता से दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। कोई किसी पर्सन को फंसाने के लिए ऐसी कोई रिपोर्ट देता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान दिया गया है, जो कि है 6 महीने की सज़ा या फिर फाइन, और या फिर दोनों इसके अंदर रहते हैं। तो ये कैटेगरी भी आपको याद रखनी है, ये भी एक तरीके से ऑफेंस की कैटेगरी है 21 और 22। अब जो सेक्शन नंबर 23 है, देखिए ये जो चैप्टर है ये 19 से लेकर 23 तक फैला हुआ है। तो इसमें जो 23 है इसमें मीडिया का प्रोसीजर बताया गया है, इसको आपको रीड आउट करके पढ़ना है। जो अभी हमने पीछे जो सेक्शन किया है सेक्शन नंबर 20, उसके साथ में आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं कि 20 के साथ में 23 है, बीच में 21 और 22 की क्या है, पुनिशमेंट की एक श्रृंखला है जो उसको पनिशमेंट अपराधों की सज़ा को बारे में बताती है। तो ये था चैप्टर नंबर 5। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर। चैप्टर नंबर जो 6 है ये बताता है, प्रोसीजर बताता है चाइल्ड से संबंधित जो क्या होते बयान होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया, कि बच्चों की जो प्रक्रिया होती है बयानों को दर्ज करने की वो क्या रहती है, तो उसको बताया गया है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जिसमें 24 से लेकर 5, 6, 7 तक इसके अंदर सेक्शन बताए गए हैं और आपको इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। देखिए जो सेक्शन नंबर 24 है ये बताता है कि बच्चों की, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी आप एक बार ऊपरी तरीके से आप इन चीज़ों को भी एनालाइज रखिए। तो रिकॉर्डिंग जो है बच्चे के जो बयान होने हैं, स्टेटमेंट जो दर्ज होनी है वो होगी सेक्शन 24 के अंदर। अगर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बयान दर्ज किए जाते हैं, देखिए यहाँ पर दर्ज किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो हमने अथॉरिटी बताई थी 2, लोकल पुलिस और जो स्पेशल जुवेनिल पुलिस थी उसके द्वारा अगर बयान दर्ज किए जाते हैं तो वो है सेक्शन नंबर 24, और अगर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बयान दर्ज किए जाते हैं तो वो है सेक्शन नंबर 25। और एडिशनल प्रोविज़न दिए गए हैं
बयानों को दर्ज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो 24 और 25 में नहीं दी गई है, उनके लिए सेक्शन 26 है। और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा किसका, चिल्ड्रन का, बच्चे का, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रावधान बताए गए हैं सेक्शन नंबर 27 के अंदर। तो ये था चैप्टर नंबर 6। यहाँ तक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इससे आगे आप जस्ट सेक्शन नंबर याद रख सकते हैं और चैप्टर नंबर याद रख सकते हैं, उतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। जैसे चैप्टर नंबर 7 है, स्पेशल कोर्ट के बारे में जिक्र करता है। स्पेशल कोर्ट का जो जिक्र है वो आता है सेक्शन नंबर 28 से लेकर 32 तक। स्पेशल कोर्ट मैंने बताया था कि बच्चों से संबंधित, बालकों से संबंधित हर कोर्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक अलग से मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है जिसको बोला जाता है स्पेशल कोर्ट, और जो सिर्फ और सिर्फ जो केसेस को देखते हैं वो देखते हैं सिर्फ और सिर्फ बालकों से संबंधित, उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों को ही वो सुनवाई करते हैं। तो उनको बोला गया है स्पेशल कोर्ट, और जिनका प्रावधान है 28 से 32, यहाँ आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें बताई गई है प्रोसीजर किसकी, इसी स्पेशल कोर्ट की प्रक्रिया क्या रहती है, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो है सेक्शन नंबर 33 से लेकर 38 तक। और 9th में आता है मिसलेनियस पार्ट, जो दर्शाया गया है सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन नंबर 46 तक। तो ये आपका था कंप्लीट पॉक्सो एक्ट, जो कि मैंने कोशिश की है एक छोटी सी क्लास के अंदर आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर एक बार दो बार आप एक बार इस क्लास को रिपीट करके देखेंगे तो ये कंप्लीट आपको माइंड में सेट हो जाएगा और आपका एक भी नंबर पॉक्सो में से नहीं कटने वाला है। इसी तरीके से हम क्लासेज और भी करेंगे जो पॉक्सो से रिलेटेड अदर जो एक्ट दिए गए हैं बालकों से संबंधित, उनको भी हम एक ही क्लास में ऐसे ही फिनिश करेंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक काम इसके साथ में आपको करना पड़ेगा कि जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर सोल्व करने हैं। उसके लिए वकालत अड्डा जो हमारी ऐप है वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज़ भी है और पेड टेस्ट सीरीज़ भी है। जो भी आपको अफोर्डेबल लगे आप उस चीज़ को वहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश। अगर आप इस क्लास से जो हमने मेहनत की है इससे आप संतुष्ट हैं और आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है इसमें समझने की या किसी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि भविष्य में भी ऐसी शानदार वीडियो आपके लिए किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए हम ला सकें। तो एक बार फिर से आप लोगों को 77th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।